बिहार में पढ़ाई कम और जुगाड़ ज्यादा है। यहाँ 90% लाने वाला जो स्टूडेंट है वो जॉबलेस है और नकल करने वाला ऑफिसर बन जाता है। असल बात तो ये है कि यहाँ स्कूल से ज्यादा कोचिंग माफियाज की चलती है, क्योंकि 10th और 12th के जो एग्जाम थे ना, वहाँ पर स्टूडेंट की जगह गुरुजी खुद ही पेपर हल कर रहे थे। 2018 में जब बिहार के टीचर की परीक्षा ली गई तो 75% टीचर खुद ही फेल हो गए। अब जब टीचर ही फेल हो जा रहे तो स्टूडेंट को क्या ही पढ़ा लेंगे। जहाँ पर 5-5 हजार लेके टॉपर बनाने की स्कीमें चलाई जा रही है, जहाँ पर MBA इंजीनियरिंग डिग्री लेके अभी भी लोग बेरोजगार ही घूम रहे हैं। तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम की हालात क्या है वो खुद ही समझ सकते हो। एक्चुअली इस एजुकेशन सिस्टम में ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है। और अगर ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही सही है तो फिर लोग स्कूल से छूटने के बाद कोचिंग में क्यों चले जाते हैं? जब मार्क्स से ही सारी चीजें हो जाती है तो फिर टॉपर बनने के बाद लोग बाहर जाके मजदूरी क्यों करने लग रहे हैं? टीचर्स तो वहाँ सैलरी के लिए हड़ताल पर बैठे हैं और यहाँ पर बच्चे बिना पढ़े ही पास हो जाते हैं। तो स्कूल जाग कौन रहा है और पढ़ा कौन रहा है? बिहार में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब मुमकिन है। चाहे नौकरी हो, लाइसेंस हो, डिग्री हो, यहाँ तक कि एग्जाम में भी आप टॉप कर सकते हो। यहाँ तक कि सरकारी ऑफिस में घुसने से पहले आपके पास चाय पानी का व्यवस्था होना जरूरी है। अगर नहीं है तो पता नहीं ऑफिस के किस कोने में कई महीने तक आपके काम को यूं ही लटका दिया जाएगा। अब चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड बनवाना हो, इन सब का रेट पहले से फिक्स कर रखा है इन लोगों ने। यहाँ सरकारी नौकरी लेनी है तो कोई स्किल हो या ना हो, आपके पास पैसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि टीचर भर्ती से लेकर पुलिस तक यहाँ सब्जी के रेट फिक्स हो या ना हो, लेकिन ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है इनके रेट फिक्स है। जितना बड़ा पद होगा उतनी बड़ी बोली होगी। देखिए, मनी है तो सब मुमकिन है, क्योंकि बिहार में टॉप करने के नॉलेज नहीं पैसे की जरूरत है। बिहार में आपको अच्छी सड़कें मिले या ना मिले, लेकिन ठेकेदारों के बैंक अकाउंट खाली नहीं मिलेंगे। देखिए, ऑब्वियसली बिहार की छवि तो खराब हो रही है, ये बात नेताओं को भी पता है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक गरीब आदमी 50 बार दफ्तर के चक्कर लगाता है, फिर भी उसके कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन एक अमीर आदमी घर बैठ के सिर्फ एक कॉल कर देना तो उसका काम सबसे पहले हो जाता है। क्या आपको लगता है कि अंग्रेज सेल्फिश थे? ये लोग इंडिया को काफी सारी चीजें दे के गए थे। आज जो हम बैंक में करोड़ों रुपए रखते हैं, ये बैंकिंग सिस्टम भी अंग्रेज का ही देन है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसने देखा कि इंडिया में पैसा तो बहुत है, लेकिन पैसे को सेफ रखने वाला कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। इसलिए अब इनको ऐसा सिस्टम चाहिए था जो इनको टाइम टू टाइम ट्रेड लोन देता रहे और इंडिया का जो पैसा है वो ब्रिटेन भेजता रहे। तो ईयर 1770 में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला। फिर इसके बाद में धीरे धीरे बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, ये सारे प्रेसिडेंसी बैंक्स खोले अपने अपने नीड्स के हिसाब से। तो बेसिकली इन बैंक्स का काम था कि ब्रिटिशर्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको टाइम टू टाइम सैलरी देना और टाइम टू टाइम इनके पैसे को इंडिया से इंग्लैंड ट्रांसफर करना। क्या आप लोग लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से कॉमेंट करो किस टॉपिक पर बनाऊं, क्योंकि मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है कि सरकार जनता की है या फिर जनता सरकार की है। हर साल ऑन पेपर गवर्नमेंट हजारों करोड़ की बजट पास करती है, लेकिन उसका क्या फायदा जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, तो फिर सारा पैसा किसके जेब में जा रहा है? इवन फ्रॉड स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम केस, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि लिखते लिखते कागज कम पड़ जाए। जब बेरोजगार अपना आवाज उठाते हैं तो उसको दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछाल दिया जाता है, और जब महंगाई आसमान छूती है तो बादलों में बैठ के किसी मूवी के लाइन पर कंट्रोवर्सी करा दी जाती है। अब इसमें से कोई आगे आके हिम्मत भी करता है RTI फाइल करने की, तो बदले में उसको धमकी दी जाती है या फिर खेल ही खत्म कर दिया जाता है। अब वो इसलिए क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो कुर्सी तक गिर सकती है। देखिए, आप जब भी इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो एक दिक्कत जो सभी को आती है, हर डब्बे में भीड़ ऐसी होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। टिकट कंफर्म हो या ना हो, लेकिन भीड़ जरूर कंफर्म होती है। जनरल डिब्बे में बैठने की सीट की गारंटी हो या ना हो, लेकिन उसमें धक्के खाने की पूरी गारंटी। अब इंडियन रेलवे का जो टॉयलेट है उसमें तो लग्जरी भूल ही जाओ, अंदर जाओगे तो वापस निकलना मिशन इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ये लोग जानबूझकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। उस नकली बोतल में असली पानी भर के मार्केट से डबल प्राइस में बेचते हैं। ये भेदभाव आपको स्टेशन पर भी देखने मिल जाएगी। गरीबों के लिए कोई VIP सर्विस नहीं है, लेकिन उनके लिए सब पहले से ही व्यवस्था। ये पता तो सभी को है कि लालू जेल गए थे, पर क्यों गए थे ये किसी को नहीं पता। देखिए, बिहार यूं ही नहीं बदनाम है, इसमें कुछ हाथ नेताओं का भी है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि 1980s में बिहार की जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट थी उसने गाय भैंस के चारे, दवाई, इक्विपमेंट के नाम से भर भर के फेक बिल्स बनाए
और ट्रेजरी से सारा पैसा ही गायब कर दिया। लेकिन जनवरी 1996 में वीएस दुबे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनको पहले से ही शक था। इसके बाद सीबीआई ये केस अपने हाथ में ले लेती है और फिर ट्रेजरी पर मल्टीपल टाइम रेड पड़ते हैं। उसके बाद जून 1997 में सीबीआई लालू के 55 साथियों के अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल करती है, जिसकी वजह से लालू को सीएम पद से ना चाहते हुए भी इस्तीफा देना पड़ गया। फिर मल्टीपल केसेस फाइल हुए और फाइनली 2013 में लालू 25 लाख फाइन लेके 5 साल के लिए जेल में चले गए। एक्चुअली लालू के सारे ऑफिसर्स और नेताओं ने मिलके 950 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला किया था। ये मेरे हाथ में 500 रुपए हैं, जिसमें लोगों का पूरा हफ्ता निकल जाता था, पर अफसोस आज 100 रुपए में सिर्फ लोगों के आंसू ही निकलते हैं। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, होल्ड ऑन, आई विल प्रूव इट, जस्ट वॉच टिल एंड। पेट्रोल 100 रुपए बार, सब्जी सोने की भाव, चावल दाल गरीब की थाली से गायब से हो गए हैं। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती है कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन बाजार में लोगों का जेब क्यों कट रहा है? लोगों की मेहनत वही है, सैलरी भी उतनी ही है, मगर खर्चा 2 गुना हो चुका है। पहले जो 500 में महीने भर का राशन आता था, वो अब हफ्ते भर में खत्म हो जाता है। इसी चक्कर में पेरेंट्स जो है वो बच्चों की पढ़ाई छोड़ के रोटी के पीछे भाग रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। सरकारें तो बदलती है, लेकिन महंगाई का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। देखिए, ये इशू सिर्फ महंगाई के नहीं है, बल्कि आम आदमी के आवाज को दबाया जा रहा है। बात उसकी है। पहले पेट्रोल का दाम 50 था, फिर 70 हुआ और अब 100 पार कर गया है। लेकिन जब इनसे सवाल पूछो तो सरकार कहती है हम क्या करें, ये सब इंटरनेशनल मार्केट का असर है। लेकिन सच बात ये नहीं है। लेकिन जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तब पेट्रोल का दाम क्यों नहीं सस्ता होता है? देखो, तुम लोग जो पेट्रोल खरीदते हो उसमें से 60% टैक्स लगाया जाता है। मतलब आप लोग जो 500 रुपए का पेट्रोल डलाते हो उसमें से 200 रुपए का पेट्रोल डलता है और बाकी के 300 रुपए सरकार के जेब में चला जाता है। और ये जो टैक्स का पैसा है, इस करोड़ों रुपए से इलेक्शन के कैंपेन चलाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जाते हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं। एक पैटर्न जो आप लोग भी नोटिस करोगे कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीजें ऑटोमेटिक सस्ती हो जाती है। देखिए, बात सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, बात इस पूरे इकोसिस्टम की है। आज की मीडिया को बहुत ही अच्छे से पता है कि कौन से न्यूज में किस टाइप का कब और कौन सा मसाला लगाना है। इनकी हेडलाइन ऐसी होती है ना कि एलियन भी खुद पढ़ के शॉक्ड हो जाए। और पता है, बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि बड़ा खुलासा हुआ, देश अब खतरे में है। देखो, खतरे में देश नहीं बल्कि तुम्हारी टीआरपी है। अब इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि आजकल रोजगार और टीआरपी की मार है। क्योंकि जो कभी सच था वो आज इनका व्यापार है। देखिए, लोग करोड़ों रुपए लगा के इतने बड़े न्यूज चैनल खड़ा करके फिर भी लोग किसानों और बेरोजगारों की बात करेंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ सच नहीं बिकता है, बिकता तो बस ड्रामा है, क्योंकि चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। शायद मैंने सुना था कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, पर अब वो टूट चुका है। इसलिए जरूरत है तो बस इसे रिपेयर करने की। अगर किसी को पूरे देश के ओपिनियन पर कंट्रोल करना है तो उसके लिए 3 चीजें ही काफी है: न्यूज एजेंसीज, न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स। अगर इन तीनों पर कंट्रोल मिल जाए तो पब्लिक को किसी भी मुद्दे के सपोर्ट या फिर अपोज में खड़ा करना मुश्किल नहीं है। देखिए, पब्लिक खुद जाके ग्राउंड पे इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करती है, जो मीडिया के थ्रू बताया जाता है वो उसको ही मान लेती है। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए और बोलना चालू कर दे कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, तो लोग ये डेटा को आरटीआई डाल के वेरीफाई नहीं करेंगे, बस ये मान लेंगे, क्योंकि मीडिया उनके लिए एक प्राइमरी सोर्स है। और इसी वजह से मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। हमारे देश की आजादी के टाइम पे मीडिया का रोल बहुत ही क्रूशियल था। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड नाम से न्यूज़पेपर चलाया था। इनका मकसद था असल सच लोगों के सामने लाना और बताना कि ये जो गरीबी और गुलामी है ये लोगों की गलती नहीं है, बल्कि ब्रिटिश पॉलिसीज का रिजल्ट है। अगर उस टाइम पे मीडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होती तो वो लोग यही समझा देते कि ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल है। यहाँ पर सरकारी नौकरी का सपना तुमने देखा, पसीने भी तुम ही बहा रहे हो, लेकिन एंड में नौकरी वही ले जाता है जिसने पहले से सेटिंग करके रखी है। यहाँ बचपन से यही सिखाया जाता है, बेटा नौकरी चाहिए तो सरकारी, वरना तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम एक लाइन से खरगोश, मछली, हाथी को खड़े करके पेड़ पे चढ़ने बोलो तो उनको तो यही लगेगा ना कि वो जीवन में किसी काम के नहीं है। लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई तो करते हैं और एग्जाम में भी बैठेंगे, ये पता होते हुए भी कि पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। लेकिन रिजल्ट आ भी गया तो उसमें नाम उसी का होगा जिसने दिमाग से ज्यादा पैसे खर्च किए थे। देखो, ये सरकारी भर्ती का ना एक सीक्रेट फॉर्मूला है, वैकेंसी प्रोसेस इक्वल टू वेट प्लस करप्शन। जिस फॉर्मूले को ये लोग सालों से यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पेपर लीक सुन सुन के लोगों के कान पक चुके हैं और ये बात लोगों को समझ आ गई है, पैसा चाहिए तो यहाँ रह के कुछ नहीं हो सकता। अब सालों इंतजार करने के बाद रिजल्ट आता भी है तो उस पर कोर्ट केस हो जाता है, भर्ती भी रद्द हो जाती है। यहाँ मेहनत करने वाले धूप में पसीने बहा रहे हैं और पैसे देने वाले उस ऑफिस में बैठ के एसी की हवा क्यों खा रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं, भारत तो बदल रहा है, लेकिन क्या पिछले 100 सालों में लड़कियों की जिंदगी भी बदली है? आज भी हमारे सोसाइटियों में लड़कियों की कीमत सिर्फ शादी से क्यों तय की जाती है? बेटी चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाए, लेकिन घर वाले यही क्यों पूछते हैं कि बेटी तुम शादी कब करोगी? अगर समाज के दबाव में आकर लड़की अपना करियर छोड़ के शादी करेगी ना, तो समाज उसको संस्कारी का दर्जा देता है। इनफैक्ट एक ही ऑफिस में 8-8 घंटे लड़का और लड़की दोनों काम करते हैं, फिर भी फीमेल को पैसे कम क्यों दिए जाते हैं? और जब बात प्रमोशन की आती है तो हमेशा लड़कों को ही आगे क्यों बढ़ाया जाता है? वहाँ ऑफिस में बॉस फीमेल स्टाफ को झाड़ता है कि तुम लोग सिर्फ घर संभालने के अलावा किसी काम के नहीं हो। भले ही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई है, लेकिन उसका क्या फायदा जब लड़कियां रात को बाहर ही नहीं निकल सकती? देखिए, वैसे तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन हर बार दोष औरतों पर ही डाला जाता है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ये लाइन न सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है। देखिए, लड़कों की लाइफ ऊपर से बहुत आसान लगती है, पर क्या एक्चुअल में ऐसा ही है? हमारे समाज को बहुत ही अच्छे से पता है बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, इसलिए शुरू से ही लड़कों के हाथ में गन, स्पोर्ट्स कार, लड़कियों के लिए सिर्फ गुड़िया ही क्यों पकड़ा दिया जाता है? लड़कों को शुरू से ही सिखाया जाता है, चाहे दुख हो, दर्द हो, ये सब दिखाया थोड़ी न जाता है। लड़के तो ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो इमोशनल हो जाता है तो लोग बड़े ही आराम से फिट कर देते हैं कि तुम लड़के हो, ऐसे लड़कियों की तरह रोया थोड़ी जाता है। आखिर क्यों पैदा होने से पहले बिना पूछे लड़कियों का करियर घर के अंदर उस किचन में और लड़कों का करियर ऑफिस में परमानेंटली सेट क्यों कर दिया जाता है? इनफैक्ट गांव में लड़कियों को लोग इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनको तो यही लगता है ना कि इनको पढ़ाने से अच्छा है कि पैसे शादी के लिए बचा के रखो, क्योंकि लड़की चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाए, लेकिन आगे चल के उसको तो रसोई ही संभालना है ना। देखिए, लड़कियों के लिए कई स्कीम्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारे नियम कानून है, ताकि उन लोगों को हमेशा रियलाइज होता रहे कि वो लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती है। देखिए, लड़कों का दिल कोई पत्थर का नहीं होता है और ना ही वो कोई पैसे कमाने की मशीन है। लड़के भी इंसान है और हमें भी दर्द होता है। अगर आप हेलो बोलो तो क्लासी और नमस्ते बोलो तो गंवार लगते हो, ये कैसी मानसिकता है? इसमें कोई शक नहीं है, आज के तारीख में हमारे देश में अंग्रेजी सभी को आनी चाहिए, लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब ये है कि उसको कोई और भाषा आती है। अगर कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वो अपनी भाषा में बात करता है तो वही लोग कहते हैं कि यार ये कुछ खास नहीं है। जब वही बच्चा बड़ा होके जॉब के लिए इंटरव्यू देता है तो उससे पहला सवाल यही पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और बच्चा घबरा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या काबिलियत सिर्फ अंग्रेजी सीखने से ही आती है? इंडिया में इंग्लिश का क्रेज इतना ज्यादा है कि जब कोई एक्टर इंग्लिश में इंटरव्यू देता है तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन वहीं पर जब एक एथलीट इंडिया को रिप्रेजेंट करके मेडल लाता है और वो हिंदी में बात करता है तो लोग चुप क्यों हो जाते हैं? अरे भाई, अमिताभ बच्चन भी तो हिंदी बोलते हैं, फिर भी वो आज सबसे बड़े आइकन है। अगर आप किसी को उसकी भाषा से जज करते हो तो आप खुद नैरो माइंडेड हो। बिहार में प्राइवेट स्कूल खोलना बहुत ही आसान है, बस एक बिल्डिंग बना लो, बढ़िया इंग्लिश नाम रख दो और फीस के नाम पे पेरेंट्स की जेब खाली करो। यहाँ 5वीं क्लास के बच्चे की फी इंजीनियरिंग कॉलेज से इतनी ज्यादा है कि स्टूडेंट खुद ही शॉक्ड है। स्कूल वाले एडमिशन के नाम पे डोनेशन, एडमिशन चार्ज, मेंटेनेंस फी और न जाने क्या क्या लेते हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी खत्म नहीं होगी। ये लोग भले स्कूल के नाम में इंटरनेशनल लगा ले, लेकिन इतने पैसे लगाने के बाद भी टीचर्स की जो सैलरी है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। ये 100% रिजल्ट का दावा करने वाले स्कूल टॉपर भी खुद ही के स्कूल से बनाते हैं और पेरेंट्स को कहते हैं कि अच्छे नंबर चाहिए तो हमारा स्पेशल पैकेज ज्वाइन कर लो। भले ही लोग लाखों कमाएंगे, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाएंगे, लेकिन एक क्लासरूम में बच्चे इतने बैठाएंगे जितनी की क्लास की कैपेसिटी तक नहीं है। तुम लोग जब प्राइवेट टीचर को सैलरी इतनी कम दे रहे हो तो फिर उनसे उम्मीदें इतनी ज्यादा क्यों रख रहे हो? पेरेंट्स तो यही सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे का भविष्य बन रहा है, लेकिन उनको क्या पता है कि जिस ज्ञान के मंदिर में वो भेज रहे हैं अब वो पैसा कमाने की दुकान बन चुकी है।